नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आज का जो सेशन होने वाला है वो झारखंड की शासन व्यवस्था से रिलेटेड होने वाला है। इससे रिलेटेड मैंने पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेटेट हो, जेपीएससी हो, जीएसएससी हो, या फिर कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको पता होगा कि झारखंड की जो शासन व्यवस्था है, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसको हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे माझी परगना शासन व्यवस्था। ठीक है, तो माझी परगना शासन व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी पद और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सबको डिस्कस करेंगे। तो जो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था थी, उनको माझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो संथाल जनजाति है या फिर आदिवासी जनजाति थी, उनकी शासन व्यवस्था जो थी वो माझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संथाल जो जनजाति है ये झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है, जो मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल एवं पश्चिम व पूर्वी सिंहभूम में रहते हैं। हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, इन सब जिले में संथाल का निवास है। ठीक है, अन्य सामाजिक व्यवस्था की ही भांति इस व्यवस्था में भी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समाज सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियमों एवं उपनियमों की सीख प्रदान की जाती है। जिस प्रकार हम लोग विभिन्न प्रकार के शासन व्यवस्था पढ़े झारखंड के, उन्हीं शासन व्यवस्थाओं की भांति इस शासन व्यवस्था में ही इस शासन व्यवस्था में भी क्या किया जाता है, सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में बचपन से ही नियमों तथा उपनियमों की सीख दी जाती है। ठीक है, और अगर इन नियमों की अवहेलना की जाती है, अगर इन नियमों को नहीं माना जाता है किसी मनुष्य द्वारा या फिर किसी जाति वर्ग द्वारा, तो उन्हें विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते हैं। ठीक है, ये दंड किस प्रकार के होते हैं? वो दंड या तो शारीरिक भी हो सकते हैं या फिर आर्थिक भी हो सकते हैं। आपको कुछ दिन का जेल की सज़ा सुनाया जाएगा, या फिर आपको कुछ पैसों की जुर्माना लगाया जाएगा। इस प्रकार का दंड का प्रावधान होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संथाल ने इस शासन व्यवस्था को सोरिया पहाड़ी जनजाति से ग्रहण किया था। ठीक है, तो ये जो माझी परगना शासन व्यवस्था थी वो किस जनजाति से ग्रहण किया हुआ था? ये सोरिया पहाड़ी जनजाति से ग्रहण किया गया था। और ये जो सोरिया पहाड़ी जनजाति है ये झारखंड की एक प्रकार की आदिम जनजाति थी, जो मुख्यतः संथाल परगना प्रमंडल में, जैसे कि साहिबगंज जिला हो गया, पाकुड़, फिर गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, इन जिलों में निवास करती थी। ठीक है, और आज भी जैसे कि राजमहल की पहाड़ियों में जो सोरिया पहाड़ियाँ निवास करते हैं, उन्हें वहाँ के क्षेत्रीय आदिवासी भी माना जाता है। ठीक है, और इनकी जो शासन व्यवस्था थी बहुत हद तक आज की जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उनसे मिलती जुलती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि माझी शासन व्यवस्था में जिन जिन पदों का या फिर संगठनों का उपयोग होता था उन सबको हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पद जो है वो है मांझी। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मांझी किसे कहा जाता था। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती थी जिसका प्रधान मांझी कहलाता है। ठीक है, ये जो स्टार मार्क्स आप देख रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि ये जो क्वेश्चन है ये झारखंड के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जैसे कि आज के पंचायत व्यवस्था है, पंचायत में आज मुखिया जो है प्रमुख होता है, उसी प्रकार संथाल परगना जो माझी शासन व्यवस्था थी उसमें माझी को प्रधान कहा जाता था। प्रत्येक गांव की एक पंचायत होती थी और उस पंचायत का जो प्रधान होता था उसे माझी कहते थे। ठीक है, यह गांव की शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता था। माझी को सफलतापूर्वक शासन संचालित करने हेतु विभिन्न प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो गांव की जो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए इनके पास बहुत सारे पावर होते थे, जैसे कि
सफलतापूर्वक शासन को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार प्राप्त होते थे। ठीक है, यह ग्राम पंचायत के माध्यम से जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े आदि समस्याओं का समाधान करता है। माझी हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गांव के लगभग सभी मामलों का निपटारा करता है। ठीक है, तो ये जो ग्राम पंचायत व्यवस्था थी उस समय, माझी या फिर आप कहे कि संथाल परगना जो उस टाइम चलता था, माझी शासन व्यवस्था, वो किन किन मामलों का निपटारा करता था, जैसे कि जमीन जायदाद से रिलेटेड जो भी झगड़े होते थे, तलाक, आपसी झगड़े, इन सारी समस्याओं का समाधान वो करती थी। माझी हत्या जैसे गंभीर आरोपों पर कोई भी सुनवाई नहीं करता था, क्योंकि हत्या जैसे मामले में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होता था। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली चीज़ है कि कौन कौन से मामले होते थे। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामले होते थे, तलाक, आपसी झगड़े, इन सब मामले पे ये सुनवाई करता था। ठीक है, माझी को लगान वसूलने से लेकर विवाह संबंध स्थापित करने तक का भी अधिकार था। ठीक है, माझी लगान भी वसूल सकता था और विवाह संबंध ये सब स्थापित करने का अधिकार भी प्राप्त था। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है जोग माझी। ठीक है, शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए माझी की सहायता हेतु एक सहायक होता है। जैसे कि आजकल पंचायत व्यवस्था में क्या होता है कि एक मुखिया होता है और उसकी सहायता से के लिए गांव में अनेक वार्ड मेंबर होते हैं। ठीक है, और वार्ड मेंबर की संख्या जो है गांव के हिसाब से अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार उस समय माझी की सहायता के लिए एक पद होता था जिसको कहते थे जोग माझी। ठीक है, ये माझी की सहायता करता था तथा उसके जो कार्य है वे उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। ठीक है, यह जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता था, और ये जैसे कि जन्म, विवाह संबंधी इन मामलों पर माझी को महत्वपूर्ण सलाह देता था। ठीक है, साथ ही यह विवाह संबंधी मामलों को भी सुलझाता था। ठीक है, प्लस जो छोटे छोटे मामले होते थे गांव में, जैसे कि विवाह संबंधी मामले, इन सबको भी ये सुलझाने का कार्य करता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जोग प्राणिक। यह जोग माझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का संचालन करता था। ठीक है, अगर किसी गांव में जोग माझी नहीं होता था तो जोग प्राणिक होता था, या फिर किसी कारणवश अगर जोग माझी अपना कार्य ना कर पाता था तो उस स्थिति में जोग प्राणिक उनके कार्यों तथा दायित्वों का संचालन करता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है भागदो प्रजा। झगड़ा के निपटारे में गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता था, जिन्हें भगदो प्रजा कहते हैं। जैसे कि आज भी ऐसा होता है कि गांव में किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है जमीन जायदाद से रिलेटेड, तो जो गांव के बुजुर्ग होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, उनसे विचार विमर्श किया जाता है। तो उसी प्रकार जो गांव के झगड़े होते हैं उनसे निपटारा पाने के लिए गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से विचार विमर्श किया जाता था। इन्हीं जो वरिष्ठ लोग होते थे, इन्हीं को हम लोग भगदो प्रजा के नाम से जानते थे। ठीक है, प्रामाणिक या प्राणिक। माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालक प्रामाणिक द्वारा किया जाता था, इसे उप माझी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, माझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन प्रामाणिक द्वारा किया जाता है, जिसे उप माझी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उप माझी किसे कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारा का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे कि जोग प्राणिक, जोग माझी, भगतो प्रजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्राणिक या फिर जिसको प्रामाणिक कहते हैं। ठीक है, जो कि माझी के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन करता है। ठीक है, और जो जोग माझी के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन करता है उसको जोग प्राणिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है गुणेत या फिर गुड़ाइत। यह माझी के सचिव के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो गुणेत या फिर गुड़ाइत कौन होता है, जो माझी के सचिव के रूप में काम करता है उसे हम लोग गुणेत या फिर गुड़ाइत कहते हैं। ग्रामीणों को किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने का कार्य गुणेत द्वारा किया जाता है। यह लोगों को विभिन्न अवसरों पर एक स्थान पर एकत्रित करता है। यह गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करता है। तो गुणेत का क्या कार्य था, ये एक तरफ अगर आप देखेंगे तो जोग माझी का
सचिव के रूप में कार्य करता था। अगर कोई कार्यक्रम करवानी होती थी गांव में या फिर कोई मेला का आयोजन करवाना होता था, तो यह उसकी जानकारी जो माझी होता था उनसे गांव तक पहुंचाता, मीडिएटर का एक तरह से काम करता था। ठीक है, गांव के कुछ समस्याएं होती थी उनको माझी तक पहुंचाने का काम, या फिर माझी द्वारा अगर कोई भी प्रस्ताव लिया जाता था, कोई फैसला लिया जाता था, उनको गांव वालों तक पहुंचाता था। समय समय पर अगर ज़रूरत पड़ता था तो गांव के लोगों को एक स्थान पर एकत्रित करने का कार्य होता था। ठीक है, और गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं भी एकत्रित करता था। उसके बाद जो टर्म है लासेर टंगाई। ठीक है, लासेर टंगाई कौन होता था? यह गांव के प्रहरी की भांति कार्य करता था जो बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है। ठीक है, लासेर टंगाई का कार्य होता था एक प्रहरी की भांति। ठीक है, या अगर कोई बाहर से आक्रमण होता था उसकी सूचना गांव वालों को देता था, ये इसका कार्य होता था। उसके बाद नेक्स्ट जो है चौकीदार। इससे तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि चौकीदार किसे कहते हैं। यह पुलिस की भांति भांति कार्य करता था या माझी के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता था। ठीक है, तो उस टाइम जो चौकीदार होते थे वो माझी के अंडर में काम करते थे। ठीक है, यह एक तरह से ये पुलिस की भांति ही कार्य करता था, लेकिन वो माझी के आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्त कर सकता था। मतलब जो किसी जुर्म से जिसके ऊपर जुर्म लगा हो, जैसे कि अगर मान लेते हैं मर्डर का केस किसी में चल रहा हो, तो उस टाइम ये उसे गिरफ्त कर सकता था। ठीक है, परगनेत। इस व्यवस्था में 15-20 गांवों को आपस में मिलाकर परगना निर्मित होता है जिसका प्रधान परगनेत कहलाता है। विभिन्न गांवों के बीच के विवादों का निपटारा परगना में किया जाता है। ठीक है, एक उच्च तरह की व्यवस्था थी वहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे 15-20 गांवों को मिलकर एक परगना निर्मित किया गया था। ठीक है, 15-20 गांवों को मिलाकर एक परगना निर्मित किया गया था। ठीक है, और इसका जो प्रधान होता था इसको परनेत कहते थे। ठीक है, इस परगना का जो प्रधान होता था उसको हम लोग परनेत कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या कर रहता था? अगर दो गांवों के बीच, ठीक है, इससे पहले तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर गांव के अंदर दो परिवार के बीच में झगड़ा होता है तो उसका निपटारा माझी करता है। परंतु अगर दो गांवों के बीच कोई झगड़ा हो, ठीक है, जमीन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, ये सब से रिलेटेड पहले झगड़ा हुआ करता था। ठीक है, अभी भी होता है। तो इन सब झगड़ों या फिर विवादों से निपटारा कहाँ किया जाता था? ये परगना में किया जाता था, और इसका फैसला जो प्रधान होता है उसका परनेत, ये उसका फैसला करता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है देश मांझी या फिर जिसको बोलते हैं मोड़े मांझी। यह परनेत का सहायक होता है जो 5-8 गांवों का प्रधान होता है। इस प्रकार एक परनेत में एक से अधिक सहायक होते हैं। ठीक है, तो देश मांझी क्या होता है? ये जो परनेत हम लोग पढ़े, जो विभिन्न गांवों के बीच के विवादों का निपटारा करता है, उनकी सहायता के लिए देश मांझी होता है, जिसे मोड़े मांझी भी कहा जाता है। इसका कंट्रोल कितना तक रहता है? ये 5 से 8 गांवों का प्रधान होता है। ठीक है, इस प्रकार अगर आप देखेंगे एक परनेत में एक से अधिक सहायक होते हैं, अर्थात कि एक परनेत में एक से अधिक देश मांझी होते हैं। जो मामला मांझी द्वारा नहीं सुलझ पाता है उसे देश मांझी को भेज दिया जाता है तथा देश मांझी की पंचायत में अनसुलझे मामलों को परनेत को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार वह व्यवस्था लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के समरूप प्रतीत होता है। ठीक है, जिस प्रकार आज की शासन व्यवस्था में अगर पंचायत में कोई मामला नहीं सुलझता है तो उसको ब्लॉक लेवल पे या फिर उससे अधिक डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाता है। ठीक है, उससे भी नहीं होता तो हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। उसी प्रकार का उस टाइम शासन व्यवस्था बनाया गया था। अगर गांव में किसी भी प्रकार का मामला होता था, झगड़ा या फिर कोई भी विवाद, ठीक है, जमीन से रिलेटेड कोई विवाद या फिर विवाह संबंधी कोई झगड़े या फिर आपसी झगड़े, इन सब झगड़े से रिलेटेड जो भी मामले होते थे सबसे पहले कहाँ जाते थे? मांझी के पास जाता था। अगर मांझी उन मामलों को नहीं सुलझा पाता था तो उसका वे मामले कहाँ जाते थे? वे देश मांझी के पास जाते थे। ठीक है, देश मांझी क्या करता है? 5-8 गांवों का कंट्रोल उसके पास रहता था।
अगर देशमांझी भी उन मामलों को नहीं सुलझा पाता था तो फिर देशमांझी से परनेत के पास चला जाता था। परनेत के पास 15-20 गांव का कंट्रोल होता था। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के रूप में कार्य करता था। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है दिसुम परगना, यह परनेत से उच्च स्तर का अवस्थित होता है। जिन मामलों का निवारण परनीत की सभा में नहीं होता है उसे दिसोम परनीत को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता था। ठीक है, तो दिसोम परनीत हम लोग पढ़े कि परनीत अगर कोई भी मामला गांव लेवल पर नहीं सुलझ पाता है तो उसको देशमांझी के पास भेज दिया जाता है। देशमांझी भी नहीं सुलझा पाता है तो उसको परनीत के पास भेज दिया जाता है। अगर कोई मामला ऐसा होता है जो परनेत में भी नहीं सुलझता है तो वैसे मामलों को दिसुम परगना में भेज दिया जाता है। ठीक है, और ये जो दिसुम परगना है ये परनेत से उच्च स्तर पर अवस्थित है। ठीक है, मतलब परनेत से ऊंचा जो स्तर होता है शासन व्यवस्था का वो था दिसुम परगना। ठीक है, तो जिन मामलों का निवारण परनीत की सभा में नहीं होता है उसे दिसुम परनीत को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, और जो दिसुम परनीत है ये सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता था। मतलब जिन कोई कुछ कुछ क्षेत्रों में जो ज़्यादा डेवलप्ड थे उसी क्षेत्रों में दिसुम परनीत पाया जाता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म पे बिटलाहा। ठीक है, बिटलाहा इस शासन व्यवस्था की सबसे कठोर सजा है जो यौन अपराधों के लिए दोषी को दिया जाता है। ठीक है, बिटलाहा के तहत यौन अपराधी का पूर्ण बहिष्कार करते हुए उसे गांव से निकाल दिया जाता है। दोषी द्वारा क्षमा याचना करने पर पूरे गांव को जाति भोज देने पर बिटलाहा की सजा को समाप्त करने का भी प्रावधान है। ठीक है, अब ये टर्म आता है बिटलाहा। उस समय की सबसे अधिक कठोर सजा अगर कुछ होती थी वो बिटलाहा होती थी। ठीक है, जो कि यौन अपराधों के दोषी को दिया जाता है। तो बिटलाहा के साथ जो यौन अपराधी होते हैं उनको कुछ जुर्माना लगाया जाता था। उसके बाद गांव निकाला दिया जाता था। ठीक है, कि वो कभी भी गांव वापस नहीं आ सकता है। ठीक है, दोषी द्वारा अगर क्षमा याचना किया जाता था, अगर वो पूरे गांव को जाति भोज देता था तो उसके सजा को कुछ हद तक कम कर दिया जाता था। ठीक है, सिंपल आप याद रखिएगा कि जो यौन अपराध होते थे उनके लिए कौन से सजा का प्रावधान होता था, उनके लिए बिटलाहा का प्रावधान होता था जो कि बहुत ही कठोर सजा होती थी। नेक्स्ट टर्म है नायके। गांव का धार्मिक प्रधान नायके कहलाता है। धार्मिक अपराधों पर फैसला नायके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पूजा पाठ का चालन उस समय बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, तो गांव में जो धार्मिक मामले होते थे, ठीक है, धर्म से रिलेटेड कोई भी मामला होता था वो किसके पास जाता था, नायके के पास जाता था। ठीक है, नायके धार्मिक अपराधों से रिलेटेड जो भी अपराधी होते थे उन पर सुनवाई करता था। नेक्स्ट टर्म है कुड़ाम नायके। तो यह उपनायके की भांति कार्य करता था। यह गांव के बाहर देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न करता था। ठीक है, और जो नायके का हेल्प करता था वो था कुड़ाम नायके। यह उपनायके के रूप में आप कह सकते हैं कि काम करता था और गांव के बाहर देवी देवताओं का जो पूजा पाठ का काम रहता था ये वो सब करवाता था। ठीक है, करेला दंड, यह सबसे हल्का दंड है जिसके तहत अपराधी पर 5 से 150 रुपये का दंड लगाया जाता था। ठीक है, करेला एक प्रकार का दंड होता है, छोटा मोटा जो विवाद रहता है उसमें दंड लगाया जाता था और यह हल्का दंड होता था जिसमें कि 5 से 150 रुपये का आप पे जुर्माना लगाया जाता था। ठीक है, उसके बाद भगदो प्रजा को छोड़कर शेष सभी पदाधिकारियों को शासन व्यवस्था में भूमि प्रदान की जाती। ठीक है, तो मतलब जो भगदो प्रजा होता था उनको छोड़कर जितने भी पद हम लोग ऊपर पढ़े, ठीक है, उन सबको क्या किया जाता था, जैसे कि आजकल पेमेंट मिलता है। ठीक है, सबको विधायक हो गया, प्रधानमंत्री, सब जितने भी होते हैं उन सबको पेमेंट मिलते हैं। उस टाइम क्या होता था कि जितने भी पदाधिकारी होते थे उनको जमीन मिलता था। ठीक है, तो ये माझी शासन व्यवस्था थी जितने हम लोग टॉपिक पे डिस्कस किए। अब नेक्स्ट जो शासन व्यवस्था है वो है मुंडा
मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, तो हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो थी वो हो भाषा के लोगों की ये शासन व्यवस्था थी। ठीक है, जिसको हम लोग मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से भी जानते थे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था थी उनको क्या कहते हैं, उनको मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है। इस शासन व्यवस्था को एक अंग्रेज अधिकारी थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है उसे किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी, तो उसे थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। ठीक है, हो जनजाति मुंडा समाज की ही एक उपशाखा है। मुंडा जनजाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रमुख मुंडा कहा जाता था। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी निर्मित की जाती थी जिसका प्रधान मानकी होता था। इसी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पढ़े कि जो ग्राम का प्रधान होता है उसे मुंडा कहा जाता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के कई ग्रामों को मिलकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता है और जो पट्टी का प्रधान होता था उसे मानकी कहा जाता था। इसीलिए ये मानकी और मुंडा दोनों शब्द को मिलाकर एक अन्य शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी हो जनजाति के द्वारा। उसका नाम हो गया था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी संगठन पद थे उन सबको हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। तो मुंडा मुंडा हम लोग पढ़ चुके हैं कि गांव का जो प्रधान होता है उसे मुंडा कहते हैं। ठीक है, इसे प्रशासनिक न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का कार्य होता है। डाकुआ यह मुंडा का सहयोगी होता है तथा मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों को गांव लोग के लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो डाकुआ जो है ये मुंडा का एक प्रकार से सहयोगी होता है। ठीक है, इससे ये मुंडा द्वारा जितने भी निर्णय लिया जाता था, जितने भी आदेश दिया जाता था, उन सबको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मानकी 15-20 गांव को मिलकर एक पट्टी का निर्माण किया जाता था और इसी पट्टी का जो प्रमुख होता था उसे मानकी कहते थे। ठीक है, मानकी द्वारा आयोजित सभा में सभी मुंडाओं तथा डाकुओं की उपस्थिति होती थी जिसमें सर्वसम्मति से किसी मामले का निपटारा किया जाता था। ठीक है, तो मानकी जो सभा आयोजित करता था किसी मामले से रिलेटेड, उसमें सभी मुंडा तथा सभी डाकुआ की उपस्थिति अनिवार्य होती थी जिससे कि सर्वसहमति से किसी एक निर्णय पर पहुंचा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है तहसीलदार, यह गांव का राजस्व अधिकारी होता था जो मुख्यतः लगान वसूली का कार्य करता था। ठीक है, एक प्रकार से तहसीलदार बनाया गया था जो कि गांव का राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता था गांव से लगान वसूल करना। ठीक है, दिवरी यह गांव का धार्मिक प्रधान है तथा पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह आदि में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करता है। यह धार्मिक विवादों के मामले को सुलझाने का कार्य भी करता है। ठीक है, तो दिवरी जो होता है ये धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, गांव का जो कि पूजा पाठ, त्योहारों, शादी विवाह आदि अनुष्ठानों का ये संपन्न करता है। ठीक है, और धार्मिक मामले से जुड़े जो भी विवाद आते थे उन सब का निपटारा भी दिवरी के द्वारा किया जाता था। ठीक है, यात्रा दिवरी यह दिवरी का सहयोगी होता था। दिवरी का जो सहयोगी होता है उसे यात्रा दिवरी कहते हैं। ठीक है, आप इन टर्म को इस प्रकार से याद करिए कि जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि जो मुंडा मान की जो शासन व्यवस्था थी उसमें धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता था। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से आपको चूज करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आता था। ठीक है, या फिर कहा जा सकता है क्वेश्चन में कि दिवरी का जो सहयोगी होता है मुंडा मान की शासन व्यवस्था में उसको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर यात्रा दिवरी होगा। इस प्रकार से आप पद को याद रखिए। ठीक है, और अगर इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको झारखंड में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको किसी भी तरह का
प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम लोग का शासन व्यवस्था है वो है ढोकलो सोहोर या फिर ढोकलो सोहेर शासन व्यवस्था। तो ये जो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था है ये खाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें विभिन्न प्रकार की जनजाति पाई जाती है, और इतनी जनजातियों में विभिन्नता होने के कारण ही यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, इनकी शासन व्यवस्था में इतनी विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग जनजाति के कारण यहाँ की शासन व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार की थी। ठीक है, और ये जो जनजाति है आज भी झारखंड में निवास करती है। ठीक है, तो जो खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था थी उसको डोकलो सोहोर या फिर डोकलो सोहोर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, खड़िया जनजाति मुंडा समाज का ही एक उपशाखा था। ठीक है, ये जो खड़िया जनजाति है ये मुंडा समाज का ही एक उपशाखा है। अतः इनकी शासन प्रणाली में, स्वशासन पद्धति में मुंडा समाज की व्यवस्था की छाप दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इसकी भी जो शासन प्रणाली थी ये मुंडा समाज की शासन प्रणाली से बहुत अधिक तक मैच करती है। डोकलो का अर्थ है बैठक, सोहर का अर्थ है अध्यक्ष। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि डोकलो का अर्थ क्या होता है। डोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हम लोग जो खड़िया जनजाति थी ये मुख्यतः 3 प्रकार की है। दूध खड़िया, डेकली खड़िया या फिर पहाड़ी या सबर खड़िया। ठीक है, इन तीनों की स्वशासन पद्धति में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। इन खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था में भी इसकी उपशाखा थी जो जिसमें दूध खड़िया, डेकली खड़िया और पहाड़ी या सबर खड़िया आती थी। इनकी शासन व्यवस्था में कुछ कुछ अंतर पाया जाता था। ठीक है, सन 1934 से 35 ईस्वी के लगभग खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज के सशक्तिकरण हेतु एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया था जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया, जबकि इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, तो इस शासन प्रणाली से संबंधित जितने पद हैं और इम्पोर्टेंट जो संगठन है इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है महतो। ठीक है, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें महतो कहकर संबोधित किया गया था। ठीक है, परंपरागत रूप से जिन लोगों ने गांवों को बसाया था उनको क्या कहा जाता था, उनको महतो कहकर संबोधित किया जाता था। महतो को गांव का मुख्य व्यक्ति माना जाता था, अतः सामान्यतः यह पद जो कि वंशानुगत होता था। गांव वालों की सहमति से महतो का बदला भी जाया जा सकता था। ठीक है, अगर गांव वालों की सहमति बनती थी तो महतो को उसके पद से हटा दिया जाता था और दूसरा किसी को बना दिया जाता था। ठीक है, पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को डंडिया। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग खड़िया का भी 3 प्रकार देखे, तो उसी प्रकार जो पहाड़ी खड़िया होते थी वे गांव के प्रधान को क्या कहते थे, डंडिया कहते थे। धार्मिक प्रधान जो होता था डिहुरी कहा जाता था। डिहुरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ डंडिया के कार्यों में भी मदद करता था। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है करटाहा। ठीक है, यह शासन व्यवस्था के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता था। 20-25 गांव के लोगों पंचायत में इसे योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करते थे। ठीक है, तो करटाहा कौन रहता था, ये शासन व्यवस्था का संचालन करता था, ये प्रमुख होता था। ठीक है, और 20-25 गांव को मिलाकर एक योग्य व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता था, और इस पद पर किसी ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान एवं सामाजिक रीति रिवाजों के जानकार व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। यह पद वंशानुगत नहीं था। ठीक है, तो ये जो करटाहा का पद था ये वंशानुगत नहीं था। इसमें जो योग्य होता था, जो राजनीतिज्ञ होता था, जानकार व्यक्ति होता था, पढ़ा लिखा होता था, उसे ही इसमें नियुक्त किया जाता था। करटाहा को किसी प्रकार का वेतन प्रदान नहीं किया जाता था। यह गांव की शासन व्यवस्था को संचालित करता था तथा गांव के विवादों तथा अन्य समस्याओं का समाधान करता था। तो करटाहा का क्या काम रहता था, ये गांव के जो विवाद होते थे उनको दूर करता था तथा उसकी शासन व्यवस्था का संचालन भी करता था। ठीक है, उसके बाद है कि प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव से संबंधित घटनाओं तथा समस्याओं की सूचना सोहेर को प्रदान करता था,
और करटाहा का एक और काम था कि ये जो गांव की घटनाएं थी, गांव के संबंधित जो भी घटनाएं या फिर समस्याएं होती थी, उनको सोहेर को सूचना देता था इसका। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के विवादों के फैसले से राजा को अवगत भी करता था। ठीक है, यह पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों को शुद्धिकरण कार्य करता था जिसे अशुद्ध घोषित किया गया था। ठीक है, अगर पंचायत किसी परिवार को अशुद्ध घोषित कर देता है तो पूजा पाठ के द्वारा इसका कार्य रहता था कि उसको शुद्धि प्रदान करना। ठीक है, नियमों की अवहेलना करने पर इसे पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, और ये जो अगर करटाहा है, ये अपने नियमों का पालन नहीं करता है तो इसे इसके पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं, खूट। अंतरग्रामीण दो या दो से अधिक गांव के जो संबंध के मामले होते थे उनको निपटारा है तो गांव के द्वारा मिलकर क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र निर्मित किया जाता था जिसे खूट कहा जाता था। ठीक है, दो या दो से अधिक गांव के बीच के जो मामले होते थे उन सबको निपटारा करने के लिए खूट का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है खड़िया घाट। खूट अंतर ग्रामीण पंचायत मतलब दो या दो से अधिक पंचायत का अध्यक्ष किसी करटाहा को आपस में ही चुना जाता है तथा इस पद को खटिया घाट कहा जाता है, खड़िया घाट कहा जाता है। ठीक है, तो जो अंतरग्रामीण खूट होता है, अंतरग्रामीण जो पंचायत होती थी, इसके जो अध्यक्ष होता था उसको खड़िया घाट कहा जाता है। ठीक है, डोकलो। संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को डोकलो के नाम से जाना जाता है और जो खड़िया समाज की बैठक होती थी उसको डोकलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से डोकलो का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी गांव के प्रमुख प्रतिनिधि जैसे कि महतो, पाहन तथा करटाहा शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो खड़िया जनजाति थे वे वार्षिक रूप से डोकलो का आयोजन करते थे। ठीक है, वार्षिक रूप से सभा का आयोजन करते थे जिसमें कौन कौन शामिल होते थे, जितने भी प्रमुख होते थे जैसे कि महतो, पाहन तथा करटाहा होते थे वे शामिल होते थे। ठीक है, इस बैठक के आयोजन से संबंधित सभी तैयारियों की जिम्मेदारी करटाहा की होती थी। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष में डोकलो सोहेर संपूर्ण खड़िया समाज का राज चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, और प्रत्येक 3 वर्ष में डोकलो सोहेर का, ठीक है, फिर करटाहा, इन सब लोगों का चुनाव किया जाता था। नेक्स्ट जो है डोकलो सोहेर। डोकलो का सभापति संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता था जिसे डोकलो सोहेर कहा जाता था। तो जो डोकलो का सभापति होता था वो संपूर्ण खड़िया समाज का, इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो संपूर्ण खड़िया समाज का था। ठीक है, तो उसका जो प्रधान होता था उसको डोकलो सोहेर के नाम से जाना जाता था। बड़े मुकदमों का निर्णय राजा द्वारा स्वयं अपने मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लिखा कड़। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म में लिखा कड़, यह राजा का सचिव या मंत्री होता था तथा राजा को सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करता था। ठीक है, तो राजा का जो सचिव या फिर मंत्री होता था उसको हम लोग लिखाकड़ कहते हैं और ये जितने भी गांव के सामाजिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य होती है उसमें राजा की सहायता प्रदान करता है। तीनजोकड़, यह राजा का खजांची होता था, आय व्यय का विवरण रखता है। तो उस समय राजा जितने भी आय व्यय, उसको जितने कर मिलते थे, लगान मिलते थे, उन सबको लेखा जोखा करने के लिए एक व्यक्ति होता था जिसको चिंजोकड़ कहा जाता है। ठीक है, फिर देवान, एक प्रकार से इसको आप अकाउंटेंट कह सकते हैं। ठीक है, तीन चौकड़ को। उसके बाद है दीवान, यह राजा का सलाहकार होता है तथा विभिन्न प्रशासकीय मामलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये जो डोकलो सोहेर होते थे अर्थात कि राजा होता था, उसकी जो सलाहकार होता था उसको दीवान कहते थे। यह विभिन्न प्रशासनिक मामलों के संचालन में राजा की मदद करता था। ठीक है, पाहन या फिर कालो, यह गांव का धार्मिक प्रधान होता था। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ जैसे कि कर्मा, फागु पूजा, शादी विवाह आदि का संपन्न ये करता था। ठीक है, ये पद जो होता है वंशानुगत होता है, जिसको हम लोग पुरोहित कहते हैं, उसी को पाहन कहा जाता था। ये खड़िया शासन व्यवस्था में। ठीक है, ये गांव में जितने भी
पूजा पाठ होता था, ज़मीन का पूजा किया जाता था, घर का पूजा या फिर जैसे कि कर्मा पूजा होता था, फागु पूजा, शादी विवाह, इन सब को संपन्न करने का काम होता था पाहन का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इस समाज के गांवों के झगड़ों का निपटारा महतो, पाहन, करटाह तथा अन्य बुजुर्गों द्वारा सामूहिक रूप से एकत्र होकर किया जाता था। ठीक है। तो इस शासन व्यवस्था में अगर समाज में किसी प्रकार का झगड़ा या फिर विवाद होता था, उन सब का निपटारा महतो, पाहन, करटाह तथा अन्य बुजुर्गों की सामूहिक रूप से एकत्रित होकर सभा बुलाया जाता था और वहाँ पे उनका निपटारा किया जाता था। ठीक है। विवादों के निवारण संबंधी सभा में महतो की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। सर्वसम्मति से दंड आदि का निर्माण किया जाता था। ठीक है। उसके बाद इस समाज में यौन संबंधी अपराधों को माझी परगना शासन व्यवस्था की सजा बिटलाहा की भांति ही बहिष्कृत किया जाता था। ठीक है। तो माझी परगना शासन व्यवस्था में जिस प्रकार बिटलाहा का प्रावधान होता था यौन संबंधी अपराधों के लिए, उसी प्रकार इसमें भी बिटलाहा जैसे ही समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ठीक है। तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इससे आपको सीख मिली हो, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और आपके जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें इसे शेयर कर दें ताकि इसका लाभ हर एक स्टूडेंट को मिले जो कि झारखंड में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। धन्यवाद। हम अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।